सुहानी के सवालों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे में आते ही वो उस खाट पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज को लगता है कि ऐसा करने से वो सुहानी के सवालों से बच जाएगा। सुहानी देखती है कि उसका खाट और युवराज का खाट काफी दूर रखा था। सुहानी को उस नई जगह पर थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए सुहानी अपने खाट के पास जाकर कुछ देर तक उसे देखती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। सुहानी उस खाट को खींचते हुए युवराज के पास ले आती है। खाट के खींचने की आवाज सुनकर युवराज अपनी आंखें खोल लेता है। युवराज देखता है कि अब सुहानी और उसके खाट के बीच बस 1 फीट का डिस्टेंस था। सुहानी उस खाट पर अपने पैर ऊपर करके बैठ जाती है और युवराज को देखने लगती है। सुहानी को इस तरह से खुद को घूरते हुए देख युवराज इरिटेट होकर कहता है, व्हाट? सुहानी कहती है, आपने बाबा से ये क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? युवराज अब तक इसी से बचना चाहता था, लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो कहता है, तो क्या कहता कि तुम मेरी क्या हो? सुहानी कहती है, आप कह देते कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। युवराज कहता है, अगर मैं उनसे ये कहता तो हमें यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलती। सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, क्यों? युवराज सुहानी के सवालों से इरिटेट हो रहा था। वो चिढ़कर कहता है, ये गांव है और यहाँ एक लड़का और एक लड़की बिना किसी रिश्ते के एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सुहानी कुछ सोचती है और अपना अगला सवाल करती है, क्या सच में उस चट्टान को आपने अपने हाथ से नहीं रोका था? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज खामोश रह जाता है और सुहानी के क्यूरियस चेहरे को देखता रहता है। युवराज का इस तरह देखना सुहानी को कुछ अजीब लगता है। वो कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युवराज जवाब देता है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि कोई इंसान अपने से 3 गुना बड़ा और 30 गुना भारी पत्थर को अपने एक हाथ से रोक सकता है? युवराज की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। युवराज हमेशा लॉजिकल बातें करके सुहानी को उलझा देता था और आज भी उसने ऐसा ही किया था। सुहानी को उलझन में देख युवराज उसे ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम्हारे सारे सवाल हो गए तो अब मैं सो जाऊं? सुहानी अपना सर हिला देती है। युवराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद युवराज की बॉडी में कोई हरकत नहीं होती। ये देखकर सुहानी को लगता है कि युवराज सो गया है। सुहानी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और वो अपने खाट पर बैठकर युवराज को सोते हुए देख रही थी। सोते हुए युवराज बहुत शांत और मासूम लग रहा था। उसे देखकर सुहानी खुद से कहती है, युवराज सर सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। इन्हें ऐसे देखकर कौन कहेगा कि नींद से उठते ही ये एंग्री बर्ड बन जाएंगे। ये कहते हुए सुहानी की नजर युवराज की कलाई पर जाती है। युवराज की कलाई पर एक अजीब सा निशान था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दाग कर बनाया गया है। ऐसा निशान सुहानी ने पहले कभी नहीं देखा था। सुहानी युवराज के पास आती है और उसकी खाट के पास जमीन पर बैठ जाती है। वो युवराज का हाथ अपने हाथों में लेकर उस निशान को गौर से देखने लगती है। पिछले कुछ दिनों से सुहानी ने युवराज में जो चीजें नोटिस की थी वो कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। साथ ही सुहानी को बाबा की वो श्रापित इंसान वाली बात भी बार बार याद आ रही थी। सुहानी के मन के किसी कोने में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं युवराज ही तो वो श्रापित इंसान नहीं है। सुहानी अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज सर बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमेशा मुझे प्रॉब्लम से बचाया है। ये वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। सुहानी धीमी आवाज में युवराज से कहती है, गुड नाइट युवराज सर।
और धीरे से युवराज का हाथ उस खाट पर रख देती है। इसके बाद सुहानी भी जाकर सो जाती है। सुहानी के सोने के बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है। वो अब तक सोया नहीं था। सुहानी का उसके पास आना, उसका हाथ पकड़ना, उसे सब पता था। युवराज अब तक समझ गया था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। ये सोचकर युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके मन में किसी चीज का डर भी था जो उसे सुहानी की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। यही सोचते सोचते युवराज को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुलती है तो उसे सुहानी कमरे में नहीं दिखती। सुहानी को वहां ना देखकर युवराज हड़बड़ा जाता है। वो फौरन उठकर सुहानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर निकलकर वो देखता है कि वहां सुहानी गांव के कुछ बुजुर्गों से उस विशिंग वेल की कहानी सुन रही थी। सुहानी को देखकर युवराज एक चैन की सांस लेता है और वो भी बिना कुछ कहे वहीं बैठ जाता है। सुहानी के कहने पर बाबा अपनी बात शुरू करते हैं। ये बात 200 साल पहले की है, जब मेरे परदादा शिमला में रहते थे। तब यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था। वो आत्मा किसकी है और कहाँ से आई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये शुरू कब से हुआ ये मैं बता सकता हूँ। बाबा आगे कहते हैं, उस समय मेरे परदादा शिमला में खेती करते थे। एक सुबह जब वो अपने दोस्तों के साथ खेत में काम करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लाश मिली। वो लाश उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की थी। उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया था, लेकिन उसे मारने वाले का कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद उसी जगह पर फिर से एक लाश मिली और उसकी हत्या भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे पहले लड़के की। कुछ ही दिनों में ये हत्याएं रोज होने लगी। रोज होने वाली मौतों से गांव में डर का माहौल फैल गया। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था, लेकिन वो मौतें नहीं रुक रही थीं। अंग्रेजी पुलिस भी अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही थी। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि वो हत्याएं कोई आत्मा कर रही है, लेकिन कोई भी ये पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता था, क्योंकि किसी ने भी उस आत्मा को नहीं देखा था। जो कोई भी उसे देखता वो जिंदा नहीं बचता। इस स्थिति को देखकर वहां के मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर हिमालय की पहाड़ी में रहने वाले अघोरी के पास गए। उनमें से एक सिद्ध अघोरी से उन लोगों ने प्रार्थना की कि वो उस आत्मा से वहां के लोगों को बचा लें, और वो अघोरी इसके लिए मान भी गए। जब वो महान अघोरी शिमला आए और उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्याएं शुरू की तो उन्हें पता चला कि उस आत्मा को तंत्र से ही जागृत किया गया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसे जागृत करने वाला कौन है। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन अघोरी तो और भी शक्तिशाली होते हैं। ये भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने गांव वालों को बताया कि जिसने उस आत्मा को जागृत किया था उसने उस आत्मा को एक जीव के साथ जोड़ दिया था, और वो जीव ही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत था। बाबा की बात सुनकर सुहानी उनकी बात को काटते हुए कहती है, वो कौन सा जीव था बाबा? बाबा आगे कहते हैं, वो एक गिलहरी थी जिसके साथ उस आत्मा को जोड़कर उसे जागृत किया गया था। उसी गिलहरी का इस्तेमाल करके अघोरी ने उस आत्मा को कुएं में कैद किया, लेकिन अंत में उस गिलहरी को मार दिया। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है,
उन्होंने गिलहरी को क्यों मार दिया? बाबा जवाब देते हैं, पता नहीं, यही सवाल मैंने भी अपने दादाजी से पूछा था, पर इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता था। कुछ लोगों का कहना था कि उस गिलहरी के जिंदा रहने पर उस आत्मा के वापस आ जाने का खतरा था, लेकिन सच क्या है ये तो केवल वो अघोरी बाबा ही जानते थे। उन्होंने उस आत्मा को कैद करके शिमला के लोगों की जान बचा ली थी। बाबा की बात पूरी होते ही सुहानी उनसे कहती है, जब उस आत्मा को कैद कर लिया गया था तो फिर आपके परदादा शिमला को छोड़कर क्यों चले गए? बाबा कहते हैं, मेरे परदादा को डर था कि कहीं फिर से वो आत्मा आजाद ना हो जाए, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ वहां से बहुत दूर चले आए। अघोरी बाबा ने उस कुएं के साथ साथ उस शहर को भी बांध दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो आत्मा आजाद भी हो जाए तो भी उस शहर से बाहर ना जा पाए। सुहानी बाबा से कहती है, बाबा, उन अघोरी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो शायद सच में आजाद हो गया है। उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। सुहानी की ये बात सुनकर बाबा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान वहां के लोगों की रक्षा करे। सुबह फ्रेश होने के बाद युवराज और सुहानी बाबा के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। युवराज हमेशा की तरह खामोशी से अपना नाश्ता कर रहा था, लेकिन सुहानी उनके साथ बैठे बाबा से बातें कर रही थी। सुहानी को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो यहाँ आकर कितनी खुश है। नाश्ता करने के बाद युवराज बाबा से कहता है, बाबा, शिमला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? युवराज का सवाल सुनकर सुहानी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो इतनी जल्दी वहां से वापस शिमला नहीं जाना चाहती थी। युवराज सुहानी का ये रिएक्शन नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो सवालिया नजरों से बाबा को देखता है। बाबा हंसते हुए युवराज को जवाब देते हैं, बेटा, कल यहाँ भूकंप आया था। पहाड़ियों से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर अभी भी पड़े हुए हैं। 2-3 दिनों तक यहाँ कोई भी बस आ ही नहीं सकती। तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बाबा का जवाब सुनकर सुहानी के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। वो खुशी से उछलते हुए कहती है, क्या सच में? सुहानी का रिएक्शन देखकर बाबा भी मुस्कुरा देते हैं और युवराज उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। जब सुहानी की नजर युवराज पर जाती है तो वो अपनी स्माइल छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, बाबा, क्या सच में 2-3 दिनों तक हम कहीं नहीं जा सकते? फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तक हम यहाँ कैसे रहेंगे? युवराज अच्छे से समझ रहा था कि सुहानी ये सब सिर्फ युवराज को दिखाने के लिए कह रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी अपने चेहरे की खुशी को नहीं छिपा पा रही थी। सुहानी ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब वो कुछ दिन और युवराज के साथ यहाँ रहने वाली है, लेकिन युवराज को जल्द से जल्द वापस शिमला जाना था, क्योंकि वो अपनी मॉम को उस शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता था, जहाँ वो साया हर वक्त उनके साथ रहता था। फिलहाल युवराज के पास गांव में रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो हिमालय की पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए युवराज किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। अगर वो चाहता तो अकेला वहां से निकल सकता था, लेकिन उसके साथ सुहानी थी, जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। शाम का वक्त था। सुहानी गांव में घूमने के लिए बाहर निकली थी। हिमालय की पहाड़ी पर बसा वो गांव बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ बर्फ और हरियाली थी। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। हरियाली से भरा
और शहर के शोर शराबे से दूर ये गांव सुहानी को बहुत ही प्यारा लग रहा था। सोने पे सुहागा तो इस खूबसूरत गांव में युवराज का साथ था। थोड़ी दूर चलने के बाद सुहानी देखती है कि एक मैदान में गांव के बच्चे खेल रहे थे। सुहानी वहां बैठकर उस मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखने लगती है। सुहानी को ये सब बहुत सुकून दे रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग सुहानी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। सुहानी उन्हें देखकर स्माइल कर देती है। वो बुजुर्ग सुहानी से कहते हैं, पहले तो कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा, कौन हो तुम? सुहानी जवाब देती है, काका मेरा नाम सुहानी है, मैं शिमला से हूँ। वो कल लैंडस्लाइड हो गई थी ना, तो उस वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। सुहानी वहीं बैठे काका से उस गांव के बारे में बातें करने लगती है। बातें करते हुए सुहानी की नजर उनकी कलाई पर पड़ती है। उनकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था। उस निशान को देखकर सुहानी खुद से कहती है, ये क्या? कुछ ऐसा ही निशान तो युवराज सर की कलाई पर भी है, लेकिन ये किसका निशान है? सुहानी अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाती और काका से पूछ ही लेती है, काका आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? काका अपनी कलाई के उस निशान को देखते हुए कहते हैं, बेटा ये निशान काले जादू का है। क्या सुहानी का शक सच है? क्या है युवराज की कलाई के निशान का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।